आपने मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद पे कोट मोमन का नाम तो सुना होगा। कोट मोमन के नज़दीक एक गांव है जहां पर एक बंदा रहता था जिसका नाम था मुराद बख्श। मुराद बख्श जमींदार बाप का बेटा था, लेकिन छोटा होने की वजह से बहुत चहीता था। तो वंजली बजाता था और कोई काम नहीं करता था। तो उसके भाइयों ने तो उसे कुछ ना कहा, लेकिन उसकी भाभियों ने उसको लान तान और उसे तंग करना शुरू कर दिया। मुराद बख्श बहुत तंग आ गया। मुराद बख्श तंग आके उसने अपना घर पार छोड़ दिया और वो जंग के पास आ गया। तो वहाँ पर उसे एक बीबी इज्जत से प्यार हो गया और ये प्यार 12 साल तक परवान चढ़ता रहा। उसने वहाँ पर गायें भैंसें चुराना शुरू कर दी और वो उनका गोबर साफ करता, यानी उनका कामा था। तो उसके चाचा जो था इज्जत बीबी का, उसका नाम था कैदो, उसे पता चल गया और वो उनका दुश्मन हो गया। तो फिर उसने साजिश करके उस इज्जत बीबी का निकाह कहीं और कर दिया। तो इससे फिर मुराद बख्श बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो के तो इस इलाके में आ गया और वो इस टिल्ला जोगियाँ जहाँ पे आज मैं इस टाइम खड़ा हूँ वहाँ पे आके जोगी बन गया, जिसे दुनिया रांझा के नाम से जानती है। और वो इज्जत बीबी थी हीर। उसके बाद जो रांझा था वो जब यहाँ पे आया तो यहाँ बालनाथ था। बालनाथ जो था वो यहाँ का बड़ा गुरु था। उसने फिर रांझे को अपना चेला बना लिया। उसके कान छिदवाए, कान फटे के बाद फिर उसके गले में एक बड़ी जो मोटी मोतियों वाली माला होती थी वो पहनाई और उसको सारे बदन को उसने काला, यानी कालक जो होती है वो उस टाइम मलते थे, टीका लगाते थे। और उसके बाद फिर वो कपड़े पहनते थे सुर्ख रंग के या गीदड़े रंग के। तो फिर वो रांझा जोगी बन गया। और रांझा जोगी तो बन गया, लेकिन हीर के प्यार में फिर भी भटकता रहा और वो भटकता भटकता आखिर इस दुनिया से चला गया। टिल्ला जोगिया में कैसे पहुंचा, आए सफ़र का आगाज़ करते हैं। गुजरांवाला से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ शेरांवाला बाग से। हमने सोचा क्यों ना पहले नाश्ता कर ले। गुजरांवाला सूफी बिरयानी पर आकर रुके हैं और इस टाइम 8 बजने वाले हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर हमने आगे साल्ट रेंज में जाना है और सूफी बिरयानी पे ये नान और चने, अंडा भी है। अंडा भी है, अंडा बख्ते का लग रहा है ईद माने बड़ा मज़ा। तो हमने यही सोचा कि जो नाश्ता गुजरांवाले से मिलेगा वो बाइक कहीं से नहीं मिलेगा। तो भी नहीं मिलना, दुनिया जहाँ क्यों नहीं मिलना। सुन लो, जो गुजरांवाले मिलना है क्यों नहीं मिलना। तजर्बे ये गल बस सूफी भी ते है ही अपना ब्रांड, लेकिन इस तो अगे कोई चीज़ अगे फ्राड ये मज़ा होने। साड़ी प्लेट खत्म हो गई, अभी होना फ्री दे मंगा लगे फ्री की ग्रेवी भी चलनी है। पहले आई यार छोटे भाई बात सुनो, चने मंगवाने लगे फ्री तो बड़ा मज़ा आता है उसका माल खाने का यार। बहुत ही सारी ले आई। अच्छा कितना प्लेटा चाहो ये जी खुआ लिया। वैसे सूफी बिरयानी वालों को हर चीज़ मज़ेदार है। आप भी जब यहाँ पर आएँ, इनकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो लेकिन वो बिरयानी जो है वो मेरे ख्याल में 12 बजे के बाद लगाते हैं। अभी सुबह नाश्ते में सिर्फ पाए वगैरह और ये चने। बिरयानी में ग्रेवी नहीं देते? नहीं, ग्रेवी भी देते हैं। ये जैसे लाहौर में ग्रेवी चलती है इस तरह 2 रोटियाँ तो ग्रेवी ना खाई नहीं। आपका मजा यहाँ पर दिल करता है खाएगा। चले आज पता चलेगा। आज वो कहते हैं जी टिल्ला टेल मांगता। आज पता चलेगा कि इसमें कितना टेल है। हमने 3200 फुट की ऊंचाई पर जाना है पैदल हाइकिंग करते हुए। तो इसलिए हम तैयार हो रहे हैं।
ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। हमारा सफ़र जारी है। तो अभी हम जेहलम से दीने की तरफ जा रहे हैं और 16 किलोमीटर पहले दीना से एक स्टे किया है हमने। तो ये बाहर देखें, ये प्लाजा है, यहाँ से पानी की बोतलें वगैरह ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको पानी नहीं मिलना। तो इसलिए जब भी आप टिल्ला जोगियाँ जाएँ पानी का बंदोबस्त करके जाना है, क्योंकि वहाँ पर जो तालाब है वहाँ उसमें पानी के अलावा बाकी हर चीज़। हम 8 दोस्त जा रहे हैं तो गर्मी लगना शुरू हो गई थी, इसलिए आइसक्रीम मंगवा ली। आपने भी खानी है? नहीं खानी ना, सही चलें, हम तो खा ही रहे हैं, तो आप हमारा मुंह देखें। दीना जीटी रोड्स की तरफ से अब हम टर्न लेने लगे हैं। ये दरवाज़ा नज़र आएगा आपको जीटी रोड पे ही। तो ये है रोहतास फोर्ट वाला रास्ता। यहाँ से टिल्ला जोगियाँ 35 किलोमीटर है, और अगर दूसरे रास्ते से आप जाएंगे वो आगे 1122 रेस्क्यू वाले हैं, वहाँ से रास्ता निकलता है, तो 40 किलोमीटर लगेंगे। दोनों रास्ते वैसे बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये शेरशाह सूरी पुल आ गया, वो आगे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बस करीब ही है। 4 किलोमीटर आगे इधर से किला रोहतास है। ये किला लाहौर से 200 किलोमीटर और दीना से जीटी रोड से 8 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये किला शेर शाह सूरी ने 1540 में बनवाना शुरू किया, जो कि एक पंजाबी सूरमा जिसे सुल्तान सारंग गखड़ कहते हैं, उसकी मज़ाहमत को रोकने के लिए बनवाया था। ये किला 300 फुट ऊंचा और सतह समंदर से 2687 फुट ऊंचा है। तो इसका रकबा 17 एकड़ है, और किला मुकम्मल होने से पहले शेर शाह सूरी 1545 में इंतकाल कर गया। इसकी मौत के बाद हुमायूं हुक्मरानी दोबारा हासिल करने के लिए वापस आया जब, तो ये किला 1555 में उसके हवाले कर दिया गया। तो अकबर ने भी यहाँ पर एक रात क़याम किया, और इसके अलावा जहांगीर ने जब कश्मीर का रुख किया था तो वो भी यहाँ पर एक रात रहा था। और इसके बाद फिर 1707 में नादर शाह ने मुग़ल सल्तनत पर अपने हमले के दौरान यहाँ पर डेरा डाला था। और उसके बाद फिर एक अफ़गानी सरदार अहमद शाह दुरानी जो था, उसने भी सिखों के ख़िलाफ़ यहाँ पर हमले के लिए ये किला इस्तेमाल किया था। तो ये किला जो है, इसके 12 दरवाज़े हैं, और ये जो 12 दरवाज़े हैं ये सारे पत्थरों से बने हुए हैं, और आज भी अपनी शान व शौकत बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन इस किले की तफसील फिर कभी आपको बताएंगे किसी और व्लॉग में, क्योंकि अभी हमने टिल्ला जोगियाँ जाना है, तो रास्ते में ये आया था, इसलिए मैंने कहा ज़रा आपको थोड़ी सी इसके बारे में तफसील बता दें। तो यहाँ से जी ये दरवाज़े से मैं निकल रहा हूँ, ये सुहेल गेट है। तो इस सुहेल गेट से जब आप बाहर आगे निकलते हैं तो किला ख़त्म हो जाता है। यहाँ से हमने अब जाना है बेट गांव, और हाइकिंग के लिए बेट गांव सबसे बेस्ट है। वो यहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर है, ये बोर्ड लगा हुआ है। और अगर आप बाइक के ज़रिए जाएंगे तो बाइक से एक रास्ता निकलता है किला को क्रॉस करते ही, ये वाला कच्चा रास्ता जो नज़र आ रहा है, ये 21 किलोमीटर का है। अगर आपके पास 4x4 या बाइक है तो ये रास्ता कच्चा इस्तेमाल करें, वरना जैसे हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी पंचर, और कहते हैं कि जिस सफ़र में खज्जल खुआरी ना हो उसका मज़ा नहीं आता। तो हमारी तो शुरू हो गई है, मुझे लगता है बड़ा मज़ा आएगा। वैसे तो ये जो टिल्ला है ये दरिया जेहलम से ही नज़र आना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखने से ऐसे लगता है जैसे ये कोई हाथी बैठा हुआ है। ये आ गई है मस्जिद। वाह जी वाह, इत्थे ते हवावां खुलियां आंदियां होनियां।
ये मस्जिद है, तो मस्जिद में नमाज पढ़ के फिर ऊपर निकलते हैं। यहाँ पर गाड़ियों को पार्क करते हैं, तो हमने इसके ऊपर जाना है। ये जो नज़र आ रही है टिल्ला, और ये रास्ता आगे से निकलेगा। इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे। जो ऊपर जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगा मैं। तो सिर्फ इससे ऊपर गाड़ी नहीं आ सकती। गाड़ी के लिए यही है, यहाँ पे पार्क करते हैं। ये मस्जिद है, तो इसे बेट गाँव कहते हैं। तो हम हाइकिंग के लिए अब तैयार हैं। हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो मेरे साथी ये निकल पड़े हैं अपना अपना सामान टाइट करके। चलें जी, हम भी चल ले जी। वापसी तक आमादा सफ़र मेरा शुरू हो गया हाइकिंग का। तो ये थोड़ा सा किया मैंने अभी, बहुत मुश्किल आधा मिनट किया और सांस चढ़ भी गया। मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर तक जा सकूँगा, कसम से नहीं पता। हमने 1 बजे इस हाइकिंग को स्टार्ट किया है, तो आप ऊपर जाने में कितना वक्त लगता है वो देखते हैं। ये रास्ता है जी, इन्हीं पत्थरों पे चल के रांझा जोगी हुआ था। मेरे सांसों की आवाज़ ही आ रही होगी। और ये फतह का जश्न मनाते हुए कि हमने 2 मिनट की हाइकिंग कर ली और 2 घंटों में से 2 मिनट निकालने। We can do it. हाँ जी, वेलकम। यस, मैं हैरान हूँ, उन जोगियों की मत मारी थी उस टाइम। थल्ले जो भी नहीं दिखता। अब देखो हाल, कसम से 5 मिनट हुई आके। अभी कितना डिस्टेंस रहता है? अरे मैंने लगता मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटा 40 मिनट रहते हैं। अभी और चला हमने। तो रांझे को ऐसी कौन सा कुश्ता खाया था जो चढ़ गया? वैसे सही गया था वो, मोटिवेशन थी उसके वाकई ना। पास, उसका दिल टूटा था ना, उसके बाद मोटिवेशन इतना दिल वाकई साथ जर्नी दौड़ का इश्क नहीं था। आजकल के दौड़ का इश्क होता। हाँ, तो उसने उधर ही अपनी कोट, तो ये तो जीप तक ही आता बस पैसों से। चलें एक करीब मुड़ के देख लो। आधा घंटा हाइकिंग करने के बाद भूख लग गई सबको जी। ये माशाल्लाह जारी रखते हैं। ये एनर्जी के लिए हम खाने लगे हैं। क्या ये पट्ठे पुट्ठे हैं। तू बस होगी। ये क्या खाने लगे आप साहब? हम पट्ठे गंद बुला इकट्ठे तो वो भी इकट्ठे। ये हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग, क्या नाम है सर? अख्तर नवाज। अख्तर नवाज साहब 2020 में मुझे मिले थे इसी ट्रैक पे कोलू के साथ। और आज फिर हम इधर ही मिले हैं। दाखलो जिंदा हो, इंसान की मुलाकात हो जाए। मेरी उम्र हो 72 साल। तो ये कहते थे हम 40 मिनट में ऊपर चढ़ जाते हैं, रोज का काम है हमारा। तो कसम से हमें 40 मिनट क्या 1 घंटा हो गया, अभी आधा नहीं हुआ। हो रहे थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। एक ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ पानी ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇ ਡੈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਡੈਮ ਹੋਣੇ। माल मवेशी चाहिए। दूसरे नंबर पर टिल्ले जान से ज्यादा अगर नहीं 4 फुट ना ट्रैक बने हुआ है ना, 4 फुट ਦਾ ट्रैक बनना चाहिए। 4 फुट ना ट्रैक बने हुआ है। मोटरसाइकिल तोड़ ऊपर 10 मिनट भी चले जाते हैं। जी ये फ्रंट कैमरा चल रहा है कि दूसरा? अरे नहीं माँ यार चली कितना डर गया। ये जी आधे के करीब रास्ता हो गया, तो हमने खाना भी खा लिया, वो भी खत्म हो गया। अब आगे जाके पता नहीं जरा बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। तो आगे जाके देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। चले 4 या 5 मिनट का रास्ता रह गया,
तो कोई मेरे ख्याल में 15 से 20 स्टे किए हैं हमने। ओह यस, ले जी सब लोग, बल्कि सब लोगों में से एक बड़ा लोग वो रह गया, जो सबकी जमा है वो रह गए, और बाकी हम 6 बंदे यानी 6 भाई आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है खैर वाफियत से आए हैं। आखिरकार हम 2.5 घंटे की हाइकिंग के बाद टीला जोगियाँ की चोटी पर पहुंच गए। तो ये दरिया झेलम नज़र आ रहा है। तो इस टाइम मैं 3200 फुट ऊंचाई पर खड़ा हूँ। ये टीला 3000 साल पुराना है। ये टीला जोगियाँ आज वीरान है। कभी यहाँ सलातीन वक़्त हाज़री देते थे और जोगियों को अतियात देते थे ताकि उनके इक़्तिदार का सूरज देर बुलंद रहे। अब इस टीले को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जंगली जानवर पाए जाते हैं, उनमें अड़याल, भेड़िए, जंगली बिल्लियाँ, लोमड़ी, खूबसूरत परिंदे, चकोर, गहरे और स्याह रंग के तीतर ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। और यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी बुलंदी पर जो है वो चीड़ के दरख्त हैं। इसके अलावा कीकर, फुलाई और झाड़ियाँ जो है ना वो कसरत से पाई जाती हैं। तो ये जो ट्रैक है ना ये मोटर बाइक ट्रैक है। तो यहाँ से जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं ना वो इधर से आते हैं। ये टिल्ला एक तो रांझे की वजह से मशहूर हुआ और दूसरा 2 जोगियों की वजह से। इसमें एक गोरखनाथ जो कि जिसने इस टिल्ले की बुनियाद रखी, और दूसरा था बालनाथ जिसने रांझे को अपना चेला बनाया था और उसी ने ही रांझे के कान छिदवाए थे। ये टिल्ला तारीख़ी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर आप तारीख़ के औराक को टटोलें तो आप इसकी तारीख़ पढ़कर हैरान रह जाएंगे। ये दरख्त देखें, बहुत ही पुराने दरख्त हैं, कई हज़ारों साल पुराने। यहाँ की हर चीज़, हर दरख्त, ये देखें यहाँ की हर ईंट अपनी कहानी बता रही है। और ये हिस्सा जो है टीला जोगियाँ, ये लाखों कहानियाँ अपने अंदर छुपाए बैठा है। यहाँ पे अब बाकियात ही रह गई हैं, बहुत थोड़े हिस्से हैं कि जहाँ पर कोई सही बिल्डिंग खड़ी है। ये एक मुझे नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा है जी। इस दरवाज़े से गुज़र के तो ये समाधियाँ, ये इतने पुराने दरख्त, इनके नीचे कभी साधु बैठा करते थे। गोरखनाथ के वैसे तो लाखों चेले थे, लेकिन 12 ऐसे थे जिन्होंने नाथ का दर्जा हासिल किया। इसी तरह इनके 12 फ़िरके बने। गोरखनाथ ने हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ डेरा लगाया था। तो नाथ कहते हैं ज़माने के इमाम को और जोगी कहते हैं रियाज़त करने वाले को। हिंदुओं में वही मकाम नाथ को हासिल है जो मुसलमानों में गौस और कुतुब को हासिल है। ये अभी भी दिया जलाया हुआ है, वो भी यहाँ पे जोग लेने आया होगा तो ये दिया जलाया उसने। ये देखें हमने अपनी सकाफत के साथ क्या क्या गुल खिलाए हैं, अपनी तहजीब के साथ, कि यहाँ पर सब नाम ही लिखे नज़र आ रहे हैं और नक्शो निगार तो अब चंद रह गए हैं। ये टिल्ला जोगियाँ जो आज वीरान है, कभी यहाँ पर राजा पोरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर बादशाह और हीर के रांझे से लेकर सब मेरी तिलक लगाकर कभी मुझे नवाजा करते थे। 4000 साल पहले यहाँ पर आए तो वो सूरज, चाँद और सितारे सबकी परस्तिश करते थे। उनका भी पहला ठिकाना यही था। और उसके बाद बुद्ध मत के मोरू के भी
यहाँ 11 साल इबादत की थी। यहाँ बहलोल लोधी बालनाथ से मिलने आया था। उस वक़्त यहाँ सैकड़ों जोगी गारों में चिल्ला कशी किया करते थे। यहाँ बड़े सगीर और दूर दराज के ममालिक से जोगी आते, जिन्होंने लकड़ी के खरामे और सुर्ख लबास ज़ेब तन किए होते थे। उनके गले में मोटे दानों वाली माला होती और बाएं हाथ में पानी या दूध की गड़वी उठाए फिरते थे। हर साल 14 माह को यहाँ मेला होता था। ले जी, हमें भी जोगी नज़र आ गए हैं। क्या हाल है जनाब? यार जोगी नहीं, बस वैसे गेटअप किया। नहीं नहीं, अच्छा किया जी आपने। हाँ, मैं भी आपको यही कहने लगा था। वैसे जोगियों के पास आए हैं तो जोगियों का गेटअप हाँ। ना। ले जी, यहाँ पर रांझा आया था जोगी बनने के लिए, तो ये मुझे जोगी भाई मिले हैं। तो ये देखें ज़रा, उनके हाथ में चिमटा है और बांसुरी भी नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि ये भी रांझे की तरह ऐसी बांसुरी बजाएंगे कि यहाँ पर अगर कोई परी जैसी हीर हुई तो वो ही मिल सकती है अब, क्योंकि अब वो वाली हीरें तो नहीं रह गई। तो रह गई। नहीं होनी से लोड मंगन गया ही। हाँ जी, बैलेंस करा। तो यहाँ पर जो भी जोगी आते थे तो वो सबसे पहले यहाँ पर उनके कान छेदे जाते थे। शागिर्द किया। तो कान छिदवाने के बाद फिर उनके गले में एक मोटी सी माला होती थी, जो कि हमारे भाई के गले में छोटी मोतियों वाली नज़र आ रही है। ठीक है, बड़े मोतियों वाली भी है। वाह जी, ये उनकी है खास। वाह, ये क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखे जी, इसे रुद्राक्ष की माला कहते हैं। रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। भाई आप कहाँ से आए? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से आए। जी जी। तो वैसे ये ऊपर आना बड़ा मुश्किल काम मुश्किल था। है। मैं कहता हूँ उस जमाने में क्या होता होगा। हम तो पानी की बोतलें साथ लेके आए थे, 2 पैड, तो दोनों खत्म हो गए थे। ऐसे ही हाँ, खाना पीना ना कुछ ना। मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर वही बंदा आ सकता है जिसको या तो बहुत ज़्यादा लगाव है, तो या फिर कोई ऐसा बंदा कि जिसके दिमाग में फतूर है, फिर वो आ सकता है। हाँ, आशिक। हाँ जी। सादा अल्फाज। ये समधी, ये सारी जो समाधि थी, इनमें जो बड़े बड़े नाथ होते थे, इसमें भी काफ़ी हद तक कुछ कुछ डिज़ाइनिंग हुई है। तो यहाँ पर कोई दिया नहीं जल रहा, इसकी शक्ल फिर भी कुछ ठीक है। मुझे लगता है ये जो जितने भी ये बने हुए हैं, इनमें उस टाइम दिए जलते थे। तो मैंने सुना है जो रास्ते में भी जगह बनी हुई है, वहाँ पे भी लोग दिए जलाते थे। मुग़लों का तीसरा बादशाह जिसने 50 साल हुकूमत की, बादशाह अकबर, यहाँ 2 बार आया था। उसके बाद उसका बेटा जहांगीर भी शिकार की गर्ज से यहाँ पर आया था। ये समाधि बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ये गिरने वाली है बस। एक तो ये टिल्ला जोगियाँ रांझे की वजह से मशहूर है, दूसरा 2 कहानियाँ और मशहूर हैं। एक कहानी है बालनाथ की और दूसरी है गोरखनाथ की। यहाँ पर शहंशाह अकबर बादशाह वो यहाँ पर 2 दफ़ा आया। एक दफ़ा तो वो नंगे पाँव और नंगे सर आया, तो उसने यहाँ पर आकर पूछा कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर यहाँ के जो नाथ थे या जोगी थे, उन्होंने कहा हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें। तो फिर पानी का बंदोबस्त करने के लिए उसने यहाँ पर एक हमाम बनाया। बहुत बड़ा तालाब है वो, तो आए उधर जाके देखते हैं कि वो कैसा है। तो आए मेरे साथ, चलते हैं उधर। तो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ संभालने वाला नहीं। 1947 के बाद यहाँ पर किसी किस्म की कोई हिफाजत नहीं की गई। तो 1947 से पहले यहाँ पर बहुत सारे जोगी और नाथ होते थे। ले जी, वो सामने बाग नज़र आ रहा है, तो वो बाग जो है, वो बाग के पास हमाम है। तो ये टिला बहुत ही पुरसकून, यहाँ पर
बिल्कुल कोई शोर नहीं है, सिर्फ हवा की सरसराहट और कभी कभी कोई परिंदा आता है वो चहचहाता हुआ, उसकी आवाज़ आती है। इसके लिए यहाँ पर सुकून ही सुकून है, इसीलिए तो वो सारे जोगी इधर आते थे और सुकून की तलाश में जंगलों में भटकते थे। ये जोगी कोई भीख मांगने वाले जोगी नहीं थे, ये जोगी वो जोगी थे जो बहुत ज़्यादा इल्म नुजूम के माहिर, और उन्होंने दोपहर के टाइम घड़ियाल 8 पहर उन्होंने मुकर्रर किए हुए थे। इसके अलावा अल बिरूनी भी यहाँ पर आया है और अल बिरूनी ने भी यहाँ पर ज़मीन का कुतर मापा था, तो ये वही जगह है जी। तो ये जो साधु थे या जोगी थे ये बहुत ही ज़हीन, इन्होंने एक और उस टाइम का जो देसी इलाज था जिसे आयुर्वेदिक, वो भी इन्होंने इलाज दरियाफ्त किया था। वो क्योंकि वो जंगलों में फिरते थे और कुदरती जड़ी बूटियाँ तलाश करते थे और उनसे उनका इलाज करते थे। यहाँ पे ये एक पार्क बना हुआ है, तो यहाँ पर फॉरेनर भी आते हैं और भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी, ब्रीफ अबाउट टिल्ला जोगिया। द हाइट ऑफ टिल्ला इज़ 3,200 feet above sea level. Climate is very extreme. In winter it is very cold and in summer it is very hot. The average rainfall is from 48 to 69 centimeter. तो ये जी लाहौर से 205 किलोमीटर और रावलपिंडी से 128 किलोमीटर और किला रोहतास से 24 किलोमीटर के फासले पर है। तो ये उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, तो ये उन्होंने अब पार्क का दर्जा दे दिया है। ये बहुत ही खुला मैदान है। तालाब तक पहुंचने के लिए आपको इस बड़े से पार्क से गुजरना पड़ेगा। ले जी, ये एक कैंटीन टाइप है, कोई पता नहीं अब यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई चीज़ मिलेगी कि नहीं। कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा ये हमने वो हौज़ बना हुआ है, ये मैं आपको एक साइड से व्यू दिखा रहा हूँ पूरे हौज़ का। मुझे नीचे मस्जिद के कारी साहब बता रहे थे कि इस हौज़ में पानी आज से 20-25 साल पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। ये जहाँ पर मैं उतर के आ रहा हूँ, तो यहाँ से जो जोगी होते थे वो पानी भरने के लिए उतरते थे। तो इसके अलावा भी यहाँ पर आप देखें तो चारों तरफ ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पे पानी जमा होता था। और ये हौज़ जो है ये शहंशाह अकबर ने तमीर करवाया था। तो ये नीचे आप देखेंगे कि ये जो आपको नज़र आ रहे हैं सुराख, तो यहाँ से पानी जो है ना वो अंदर दाखिल होता था। यहाँ से पानी कुदरती चश्मों से होता होता यहाँ पर आता था। और ये एक स्टेप में पानी नहीं आता था, इससे साथ 2 छोटे हौज़ बने हुए हैं और एक वो उस साइड पे बना हुआ है, वो अभी आपको ये दिखाया। हाँ, तो सबसे पहले पानी उधर आता था उन हौज़ों में, और उधर से पानी जब फ्लो हो जाता था और नीचे सारी मिट्टी बैठ जाती थी तो पानी साफ़ होकर फिर इस बड़े तालाब में आता था। और बड़े तालाब में लोग काश्तकारी भी करते थे और उसके लिए उस टाइम ये नालियाँ बनी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, वो जो 2 सुराख नज़र आ रहे हैं उधर से पानी ऐसे नीचे गिरता था और वहाँ पे स्टॉपर लगा होता था, तो इधर पानी फिर छोटे हौज़ में आता था और उधर से फिर बड़े हौज़ में। तो बड़े हौज़ तक आते आते पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता था। तो अब सिर्फ ये 2 गुंबद रह गए हैं। ये मुग़लों की तर्ज तमीर है। तो आप देखेंगे कि जो भी आर्किटेक्चर मुग़लों ने तमीर किया होगा उसके ऊपर वो गुंबद सा बनाते थे। इसकी और तारीख के बारे में मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। चले आए, चलते हैं आगे। ये इस टिल्ले का सबसे ऊंचा हिस्सा शुरू हो गया। तो अगर आपने सनसेट या सनराइज़ का नज़ारा यहाँ से करें तो आप कभी ना भूलने वाला वो मंज़र देखेंगे। तो ये वाली वो जगह है जहाँ पर
ये पत्थर वो है जहाँ पर रांझे ने अपने कान छिदवाए थे। यहाँ पर जो तालाब है, तालाब के पीछे से भी एक रास्ता निकलता है यहाँ पर आने के लिए, और उसके अलावा जो कैंटीन बनी हुई है उसके साथ साथ भी ये रास्ता यहाँ पर आता है। बाज़ लोगों को इस रास्ते का इल्म ही नहीं होता, तो मैंने आपको दोनों तरफ से बता दिया कि ये दोनों तरफ से आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस साइड पर आगे जो है वो गार आएगी, उसके बाद फिर जहाँ पर बाबा गुरु नानक ने चिल्ला काटा था वो जगह आएगी। तो अब वो 2 जगह रह गई हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो चलें जाके देखते हैं गार कैसी है। ले जी, ये गार है और ये गार आगे निकलती है, तो कोशिश मैं करूँगा उधर जाने की, लेकिन देखते हैं फिर। गार से निकल के जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि लेट के जाना पड़ता है। तो अब हम दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। यहाँ पर सूरज की परस्तिश की जाती थी। कहते हैं कि यहाँ पर सूरज निकलने से लेकर गुरूब होने तक एक ख़ास ज़ाविये से सूरज मुकम्मल नज़र आता है, तो इसलिए यहाँ पर सूरज की परस्तिश की जाती थी, जो कि दोजानों होकर बैठकर की जाती थी। तो ये देखेंगे, ये पत्थर भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर बैठकर परस्तिश करते थे और नीचे बिल्कुल बड़ी बड़ी खाइयाँ जिसे देखकर डर लगता था। यहाँ पर आप आकर एक ख़ास किस्म की पुरइसरारियत महसूस करेंगे, क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें मुसलमान बनाया, उसने हम इन सब चीज़ों से बाला रखा। उस खुदा का लाख लाख शुक्र है। ले जी, इस टिल्ले की आखिरी और सबसे ऊंची जगह जहाँ पर सिखों के गुरु बाबा गुरु नानक ने यहाँ पर चिल्ला काटा था। उन्होंने यहाँ पर जो साधु थे, नाथ थे, उनसे मुलाकातें की, उनसे उनके हालात पूछे और उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया से कट के यहाँ पर क्या करते हैं। तो फिर उन्होंने फिर यहाँ पे एक चिल्ला काटा था, तो उसकी वजह से राजा रणजीत सिंह ने यहाँ पर एक समाधि बनाई थी, जिसका अब मैंने वीडियो में देखा था तो उस टाइम ये काफ़ी ऊंची थी। तो अब ये सही का सिर्फ इतना हिस्सा बचा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल या अगली दफ़ा अगर मेरी ज़िंदगी रही तो शायद ये भी ना देखने को मिले। इस इलाके का सबसे ऊंचा हिस्सा एक ये है, एक वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वो वाला था जहाँ पर समाधियाँ बनी हुई थी। तो ये सारा इलाका देखने के लायक है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि यहाँ पर इसकी हिस्ट्री क्या है। सिर्फ ये है कि हम लोग इतनी अपनी दुनिया की ऐशो इशरत की ज़िंदगी में पड़ गए हैं कि हमें अल्लाह की कुदरत को देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर आएँ। आप यहाँ पर नहीं आ सकते तो कहीं और चले जाएं, साल में एक दफ़ा ज़रूर जाया करें। जितने पैसे आप डॉक्टरों को अस्पतालों में लगाते हैं, अगर इतने पैसे आप खुदा की नेचर और कुदरती चीज़ों देखने में लगाएं, मुझे नहीं उम्मीद कि आपको कहीं हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना पड़े। तो खुदा हाफिज़, आप नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।